आज की ये ऐसी कहानी है जिसमें आपको कुछ कुछ वक्त के बाद ट्विस्ट नजर आएगा। सबसे पहले ये कि कातिल कौन निकलता है, ये एक ट्विस्ट होगा। दूसरा ये कि असल में कत्ल की मेन वजह क्या थी। आज की ये कत्ल की कहानी राजधानी दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा से है। यहाँ एक इलाका है सरस्वती बिहार। ये कहानी इसी सरस्वती बिहार से शुरू होती है। इसी इलाके की रहने वाली एक महिला जिसका नाम राजकुमारी होता है, वो सुबह करीब 7:30 बजे अपने घर से अपने काम के लिए निकलती है और कुछ दूर आगे जाने के बाद एक इलाका पड़ता है सूरजपुर। उस इलाके में पहुंचने के बाद अचानक कुछ अज्ञात व्यक्ति बाइक सवार आते हैं वहां पर और अंधाधुंध राजकुमारी के ऊपर गोलियां फायर करना शुरू कर देते हैं, जिससे राजकुमारी अपनी गाड़ी यानी जिस स्कूटी से वो जा रही थी वो गिरती है और वहीं पर मौके पर उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये मामला होता है, ये घटना घटती है, इलाके के तमाम लोग वहाँ पर भीड़ लगाते हैं। फिर उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की एक टीम जैसे ही इस बारे में सुनती है वो फ़ौरन उस इलाके में पहुँच जाती है। अब उसके बाद सबसे पहले पुलिस का काम ये था कि उस महिला की पहचान की जाए कि ये महिला कौन है। वो उस महिला की पहचान करते हैं उसकी गाड़ी के नंबर से, उसके मोबाइल फ़ोन को ऑन करते हैं। उसके बाद उसमें से नंबर निकालने के बाद उसकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया जाता है और इधर इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। अब घर वालों से पूछताछ का सिलसिला जारी होता है कि आखिर इस महिला का कत्ल कौन कर सकता है, इस महिला की दुश्मनी किन किन लोगों के साथ हो सकती है। सबसे पहले जो फैमिली में उसकी बेटी थी, पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। बेटी से पूछताछ के दौरान बेटी बताती है कि मेरी माँ लोगों को सूद पे पैसा दिया करती है, जिसके पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में उन सारे लोगों का नाम है जो मेरी माँ से कर्जा लिए हुए हैं। पुलिस वाले से वो कहती है कि शायद इनमें से कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो मेरी माँ का दुश्मन हो, और हो सकता है कि उनमें से कोई एक व्यक्ति मेरी माँ का कत्ल किया हो। दूसरा शक जो उसने जाहिर किया वो खुद अपनी मौसी यानी अपनी माँ की बहन के ऊपर, कि हो सकता है कि मेरी मौसी भी इस कत्ल में शामिल हो, क्योंकि बाकी लोगों से तो दुश्मनी थी जो पैसा लेते हैं और फिर वापस नहीं लौटाते, लेकिन उनमें से एक मेरी मौसी भी थी जिनसे मेरी माँ का विवाद भी हुआ करता था। यानी मेरी मौसी जो पैसा ली थी वो पैसा मेरी मौसी वापस नहीं लौटा रही थी, जिसकी वजह से मेरी माँ की उसके साथ कहासुनी हो जाती और इसमें कोई भी शक नहीं कि वो भी इस कत्ल में शामिल हो सकती। अब पुलिस वाले इस बयान को नोट करते हैं और उसके बाद राजकुमारी की बहन को थाने बुलाते हैं और उससे अब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है। शुरुआती पूछताछ में पुलिस वालों को ये लग रहा था कि शायद इसका कोई लेना देना इस कत्ल में होगा, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है तो पता ये चलता है कि वाकई में इस कत्ल में यानी राजकुमारी की बहन का कोई हाथ नहीं। उसकी वजह ये होती है कि पुलिस जब भी किसी से पूछताछ करती है तो पूछताछ के दौरान जो वो जवाब देता है पहले तो उसको चेक करती है, दूसरा साथ ही वो ये भी चेक करती है कि इसका बॉडी का जो रिएक्शन यानी उसका स्वभाव जो है वो कैसा है, वो कौन से क्वेश्चन पे रिएक्ट ज़्यादा करता है, या कहीं ऐसा हो जो कोई क्वेश्चन पुलिस वाला पूछता हो तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता हो। लेकिन राजकुमारी की बहन के पूछताछ के सिलसिले में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो भी लोकेशन बताती कि उस वक्त वो कहाँ पर थी, वो ये भी बताती कि अगर आपको शक है कि मैंने ये कत्ल करवाया तो जिन शूटरों से मैंने ये कत्ल करवाया उनका नंबर मेरे मोबाइल में हो सकता है, या किसी तरह मैं उनसे बात करती रही होंगी, तो आप मेरे मोबाइल को चेक कर सकते हैं, या फिर मेरे घर में कोई भी ऐसा मोबाइल हो कि आप चेक कर सकते हैं कि मैंने इससे बात किया है कि नहीं किया है। पुलिस वाले सारी चीज़ों की तफ्तीश करते हैं, लेकिन आखिर में पुलिस का जो फैसला होता है वो यही होता है कि इस कत्ल में असल में राजकुमारी की बहन का कोई हाथ नहीं। पुलिस वाले उसे क्लीन चिट दे देते हैं। अब आगे दोबारा राजकुमारी की फैमिली वालों से पूछताछ करते हैं। उसका जो हस्बैंड था उससे पूछताछ करते हैं। उसके हस्बैंड का नाम पुष्पेंद्र था। अब पुलिस वाले जब पुष्पेंद्र से पूछताछ करते हैं कि उसको किन लोगों पर शक है कि वो उसकी पत्नी का कत्ल करवा सकते हैं, तो वो अपने साड़ू भाई का नाम लेता है, यानी अपनी पत्नी की बहन के आदमी का नाम लेता है और वो कहता है कि मुझे शक है कि ये मेरी पत्नी का कत्ल करवा सकता है। उसकी वजह उसने ये बताई कि इसने मेरी पत्नी से पैसा लिया और वक्त पे पैसा ना लौटाने के कारण ये भी हो सकता है कि इसने मेरी पत्नी का कत्ल किया हो। अब पुलिस वाले उसके साड़ू भाई को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। उससे भी वही
घंटों पूछताछ के बाद पुलिस ने एक फैसला किया कि इसका भी इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वाले इन लोगों पर अलग से अपने एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं कि इन पे गुप्त तौर से नज़र रखी जाए कि कोई भी इनकी ऐसी एक्टिविटी जिन पे शक हो तो इनको दोबारा से डिटेन किया जा सके। पुलिस वाले अब आगे की तफ्तीश जारी रखते हैं। इस बीच कुछ वक्त गुजरता है। पुलिस वाले अलग अलग नाके पे उन शूटरों की तलाश करते हैं। अलग अलग नाकों पे अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं कि देखते रहिए, कोई भी इस तरह का व्यक्ति जिस पे शक हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति, तो उसे पकड़िए और उनसे पूछताछ करिए। ये सिलसिला चलता रहा। इसी बीच ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पर कुछ लोगों को सस्पेक्ट पाया गया। जब पुलिस वालों की टीम उन्हें रोकती है तो वो रुकने की बजाय उस डिवाइडर को तोड़ते हुए बाइक से आगे निकल जाते हैं। पुलिस वाले जब उनको रोकने की कोशिश करते, पीछा करने की कोशिश करते, तो उनके पास जो हथियार था उस हथियार से वो पुलिस के ऊपर फायर करना शुरू कर देते। धीरे धीरे पुलिस और उनके बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। पुलिस वालों की तरफ से उनके पैर में गोली लगती है। उनके पैर में गोली लगने के बाद अब पुलिस वाले उन्हें दबोच लेते हैं। पुलिस अब उनसे आगे की पूछताछ करती कि आखिर क्या वजह थी जो तुमने राजकुमारी को मार दिया। तो बताते हैं कि असल में इसमें हम लोगों को कोई लेना देना है ही नहीं। हम लोगों को पैसा मिला था 2.5 लाख रुपया, जिसके एवज में हमको राजकुमारी को कत्ल करना था। अब पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं वो फौरन पूछते हैं कि आखिर ये पैसा तुमको किसने दिया। तो बताता है कि जो राजकुमारी का एक पड़ोसी है जिसका नाम कपिल है, हम लोगों को ये सुपारी उसी कपिल ने दी। पुलिस वाले यहाँ पर अपने पूछताछ का सिलसिला रोकते हैं और फौरन एक पुलिस की टीम को कपिल के घर पे भेजते हैं, जहाँ पर कपिल अपने घर में मौजूद था। कपिल को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और उसके बाद थाने लाने के बाद अब उससे पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ता है। अब पुलिस वाले जब कपिल से पूछताछ करते हैं तो इसमें एक और ट्विस्ट निकल कर सामने आता है। होता ये कि कपिल ने कहा कि इन सुपारी किलर्स को मैंने ही हायर किया था, लेकिन असल में इस कत्ल में पूरा पूरा मेरा हाथ नहीं है, बल्कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं। अब पुलिस वाले उन लोगों के नाम पूछते हैं तो पता ये चलता है कि इसमें जो मेन किलर है, जो मेन इस कत्ल का मास्टरमाइंड है, वो कोई और नहीं बल्कि इसी राजकुमारी का पति है, पुष्पेंद्र। पुलिस वाले जैसे ही ये सुनते हैं वो फौरन जाते हैं पुष्पेंद्र के घर पे, पुष्पेंद्र को अरेस्ट करते हैं। अब पुष्पेंद्र से पूछताछ करते हैं। पुष्पेंद्र ने बताया कि हाँ, इस कत्ल में उसका हाथ है, लेकिन वो इस कत्ल में अकेला नहीं शामिल है। अब पुलिस ये देखती है कि यहाँ पर एक और ट्विस्ट नजर आता है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि और कौन लोग इसमें शामिल हैं। तो बताता है कि इसमें मैं और कपिल और इनके साथी एक और व्यक्ति जिसका नाम जीतू है वो भी शामिल है, और खुद का मेरा एक चचा है वो भी शामिल है। अब इन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अब इसके बाद पुष्पेंद्र से कत्ल की वजह पूछी जाती है कि आखिर क्या वजह थी जो तुमने अपनी ही पत्नी का कत्ल करवा दिया। तो वो एक एक कर सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहानी कुछ इस तरह होती है कि असल में जो राजकुमारी थी वो थोड़ा आज़ाद ख्याल की थी। उसका उसके पति के अलावा भी कई ऐसे लोगों से रिश्ता था, यानी वो मॉडर्न कल्चर को इख्तियार की थी, वो लोगों से मिलती जुलती थी, उनके साथ उसका रिलेशनशिप था। अब पुलिस वालों को जब ये बताता है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर इस वजह से तुमने कत्ल किया। वो कहता है नहीं, सिर्फ यही वजह नहीं थी, इसके आगे भी कई वजह थी। वजह कुछ ये होती है कि वो कहता है कि जब इसके साथ अलग अलग लोगों से रिलेशनशिप कायम हो जाती है तो मैं इसे रोकता हूँ। इसके चलते मेरी और इसके बीच काफ़ी लड़ाई भी होती है, लेकिन हमारा सिलसिला सिर्फ लड़ाई तक था। हम लोगों ने कभी कत्ल के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम जीतू है। ये जीतू से बातचीत के दौरान कहती है कि उसका पति यानी पुष्पेंद्र उसे बहुत परेशान करता है। एक दिन वो उसे जान से मार देगी, यानी वो खुद उसे जान से मरवा देगी। पुष्पेंद्र के बारे में जब उसकी पत्नी जीतू से ये बात कहती तो जीतू इस बात को अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड करने के बाद वो ये बात पुष्पेंद्र को सुना देता है। अब पुष्पेंद्र ये सोचता है कि हम लोगों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ थी, लेकिन कभी हम दोनों ने ये नहीं सोचा कि मैं या वो मुझे मार देगी। लेकिन आज उसकी पत्नी इस हद तक आ चुकी है कि अब वो प्लान कर रही है कि वो अपने पति यानी मेरा कत्ल कर देगी। अब उसके बाद जैसे ही जीतू ये बात सुनाता है, उसके बाद अब पुष्पेंद्र इसके कत्ल का प्लान करता है। कत्ल के प्लान में ये 3 लोग कैसे शामिल होते हैं, उसकी वजह ये होती है
कि असल में राजकुमारी लोगों को सूद पे पैसा दिया करती थी। सूद पे पैसा जो देती थी उस पे जो लोग पैसे लौटा देते थे उसके साथ राजकुमारी का रिश्ता अच्छा रहता है, लेकिन जो लोग वो पैसा नहीं लौटा पाते उसके साथ भी राजकुमारी का रिश्ता खराब हो जाता था। अब इसमें जो जीतू था उसने भी राजकुमारी से पैसे उठाए थे, अब वो भी पैसा लौटा नहीं पा रहा था। लेकिन अभी ये नौबत नहीं आई थी कि राजकुमारी उससे पैसे के लिए फोर्स करे, इसके बीच रिश्ता था, लेकिन अब ये पैसा उसे ना लौटाना पड़े, इसलिए जीतू शामिल हो जाता है इस कत्ल में ताकि उसे पैसा ना देना पड़े। यही वजह सेम जो थी वो कपिल की भी थी। कपिल ने भी राजकुमारी से पैसा उठाया था और कपिल भी ये चाहता था कि अगर राजकुमारी रास्ते से हट जाएगी तो उसे पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। और सेम यही वजह पुष्पेंद्र के चचा की भी थी, उसने भी यही सोचा था कि अगर रास्ते से राजकुमारी हट जाएगी तो उसको भी पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों का वादा खुद पुष्पेंद्र ने किया था कि अगर राजकुमारी को मार दिया जाएगा तो जो पैसा तुम लोगों के ऊपर कर्ज है वो पैसा मुझे नहीं चाहिए, एज ए पति यानी एज ए हस्बैंड मैं इस पैसे को तुम लोगों को माफ़ कर दूंगा। अब इस लालच में ये सारे लोग इस कत्ल में शामिल हो जाते हैं और इत्तेफाक ऐसा कि कत्ल के बाद वो शूटर्स से मुठभेड़ होती है पुलिस की, उसके बाद वो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं और गिरफ्तारी के बाद फिर इन लोगों का नाम सामने आता है, पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद फिर इन लोगों को जेल भेज देती है। पुष्पेंद्र का ये मानना था कि अगर वो अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करवाता तो आगे जाकर उसकी पत्नी खुद उसका कत्ल करवा देती। ये वजह थी जो उसने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को रास्ते से हटाएगा और इसी वजह से उसने सारे लोगों को अपने साथ मिलाकर अपनी पत्नी राजकुमारी का कत्ल करवा दिया। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।